हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन इतिहास का ये दूसरा लेक्चर है। टॉपिक तो पहला ही है, क्योंकि इससे पहले हमने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें देखे थे कि प्राचीन इतिहास की स्रोत क्या क्या है। मुख्य चैप्टर तो आज से शुरू होता है कि प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ेंगे। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, काल का समय, अर्थात जब पत्थरों का प्रयोग होता था। पत्थरों के प्रयोग से कोई भी कार्य किए जाते हैं, जैसे औजार बनाना, वो सब पत्थरों से किए जाते थे, उसे पाषाण काल कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्टोन एज भी कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा गया है, अर्थात 3 भागों में से बांटकर देखा गया है। जैसे पूरा पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहते हैं। मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में इसे मीसोलिथिक कहते हैं। और तीसरा है नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल का समय है 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल का समय है 4000 ईसा पूर्व से लेके 250 ईसा पूर्व तक। तो पूरा पाषाण काल 26 लाख ईसा पूर्व से लेके 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय है 9000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक। और 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल है। ईसा पूर्व का अर्थ होता है, इंग्लिश में इसे बीसी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट, अर्थात जब भी ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, उसके बाद के समय को आफ्टर क्राइस्ट कहते हैं। उसे इसलिए एसी और बीसी में लिखा जाता है। तो चूंकि पूरे विश्व में अंग्रेजों का ही, अर्थात यूरोप का ही, अन्य अन्य देशों का अलग अलग जगहों पर उपनिवेश हुआ करता था, इसलिए वहाँ की ही मान्यता मानी गई। तो चूंकि ईसाई धर्म वही था, तो उसी के ईसा मसीह थे, उन्हीं के समय में इसे बांट दिया गया। इसे हम पढ़ने की दृष्टि से आसान कर लेते हैं। जैसे हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, जो कि 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक है। इसको हम 3 भागों में बांट कर देखेंगे पूरा पाषाण काल को। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जैसे हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, उसी प्रकार पूरा पाषाण काल को फिर से हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का समय है 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पूरा पाषाण काल का 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक 10,000 वर्षों तक के शासन चला। और ये 26 लाख से लेकर 50,000 कितना लंबा है, सबसे लंबा समय यही है निम्न पूरा पाषाण काल का। और उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। तो सबसे लंबे समय तक कौन सा काल है पाषाण काल में? निम्न पूरा पाषाण काल। ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तीनों में से सबसे बड़ा पूरा पाषाण काल ही है, लेकिन पूरा पाषाण काल में भी अगर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल देखा जाए, तो उसमें निम्न पूरा पाषाण काल सबसे लंबा समय है। ये कभी प्रश्न आता है कि सबसे लंबे समय तक कौन सा काल रहा है, तो निम्न पूरा पाषाण काल। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको कवर करते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाषाण काल का जो समय है उसके इतिहास का जो उस पर रिसर्च करना, अध्ययन करना सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। पाषाण युगीन जो रिसर्च किए गए, सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पाषाण काल का इतिहास खोजा जाने लगा। उन पर रिसर्च हुई कि प्राचीन इतिहास को हम किस तरीके से जान सकते हैं। जैसे हम कार्बन 14 के द्वारा पता लगाते हैं ना इतिहास के कुछ साक्ष्यों को, तो उसी प्रकार सबसे पहले रिसर्च करने का प्रयास रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किया गया। आगे है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? जब मानव का जन्म हुआ उससे शुरू का जो काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हमने अभी देखा, 3 भागों में बांट के पढ़े थे।
निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पुरा पाषाण काल, जो कि आगे हम देखेंगे। तो जो काल था पूरा पाषाण काल, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे है, प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? जो लोग औजारों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग प्राचीन भारत में किया करते थे, वो किसका प्रयोग करते थे पाषाण काल में? पत्थरों का, क्योंकि पाषाण काल से होता है पत्थर। आगे, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। पूर्व में अर्थात प्राचीन भारत में भारतवर्ष को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। तो भारत का एक अन्य नाम जम्बू द्वीप भी है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम मानव दृश्य प्राणी जो होमोसेपियंस, इंग्लिश में भी इसे होमोसेपियंस ही कहते हैं, होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? उसे पिथेकैंथ्रोपस कहा जाता है, जो कि मानव सदृश से सबसे पहले दिखा। जैसे वर्तमान का मानव है वो इस तरीके से नहीं, जैसे शरीर पर बहुत अधिक बाल थे जिसे हम आदिमानव कहते हैं, वो एक सदृशी सबसे पहले कौन सा मानव मिला था उस तरीके से? पिथेकैंथ्रोपस मानव, इस रूप में सबसे पहले होमोसेपियंस। हम लोग क्या है? होमोसेपियंस सेपियंस है। तो जो हमारे जैसा या हमसे पूर्व की जनरेशन थी उसे होमोसेपियंस कहते थे। वर्तमान का जो मानव है उसे होमोसेपियंस सेपियंस कहते हैं। आगे है, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा से प्राप्त हुए हैं, जो कि नर्मदा घाटी में मिलती है। नर्मदा घाटी कहाँ है? नर्मदा नदी कहाँ बहती है? जो गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी घाटी में सबसे पहले हथनौरा से मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है। आगे है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, पत्थर से लेकर एक सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे पाषाण काल से लेके सिंधु घाटी सभ्यता तक साक्ष्य, वहाँ पे इतने लंबे समय के सभी टाइम पीरियड के साक्ष्य प्राप्त हुए? वो था मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पाषाण काल की संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक, अर्थात 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, सॉरी BC तक के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये स्थल इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? चूंकि हम पाषाण काल देख रहे हैं तो उसमें हम एक एक फैक्ट को भी देखेंगे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। आगे देखते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? बड़े बड़े जो पत्थर थे, पत्थरों के जो स्मारक थे, उनकी पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, जैसे बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे और उनके नीचे या उसके ऐसे बीच में मानव को रख दिया जाता था। तो ये जो एक हमें बृहद पाषाण स्मारक मिले हैं वो मृतकों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहीं कहीं देखा जाता था उनके साथ घरेलू सामान भी रखा जाता था, और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सामान मिले हैं। इससे पता चलता है परिस्थितियों के अनुसार उनकी जीवन शैली हुआ करती थी। आगे है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। प्राचीनतम तो है लेकिन अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त है। मेहरगढ़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे है मनुष्य। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तांबा टीन और कांसा मिला कर बनता था। आगे है प्रस्तर युग, जिसे स्टोन एज भी कहते हैं, या पाषाण काल। पाषाण काल के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? अर्थात घरेलू पशु के रूप में जैसे हम देखते हैं ना कि पालतू जानवर भी होते हैं, पालतू कुत्ते भी होते हैं, पालतू बिल्लियां भी होती हैं, उसी प्रकार सबसे पहले पालतू रूप में किस पशु को पाला गया था? कुत्ते को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। जैसे हम जानवरों को भी रखते हैं, कुछ लोग बिल्ली भी रखते हैं, तो कुछ लोग पालतू के रूप में कुत्ते भी रखते हैं। तो सबसे पहले जो पाषाण काल मानव था उसने सबसे पहले पालतू के रूप में कुत्ते को रखा था। आगे है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? सबसे पहले पशुपालन किस काल में शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल से। तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा। आगे है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़। आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि पाषाण काल के हैं। आदमगढ़ कहाँ है? यूपी क्षेत्र में है, मेरठ के आसपास। आगे है मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि। किसकी बात हो रही है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में। क्योंकि जब पशुपालन हुआ तो उनसे कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिलने लगे, तो लोग जब एक जगह थोड़ा रहने लगे तो खाद्यान्न की कृषि भी उत्पादित करने लगे। तो वो जब खाद्यान्न की कृषि होने लगी, जो खाने के लिए अन्न उपजाने लगे, तो उसे हम नवपाषाण काल में रख देते हैं। क्योंकि हम उनकी एक तकनीकी भिन्नता के आधार पर ही अलग अलग कालों में बांटे हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो उसी में जब खाद्यान्नों की कृषि शुरू हो गई तो उसे नवपाषाण काल में रख दिया गया। आगे है मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? सबसे पहले मानव ने किस अनाज का प्रयोग किया था? जौ। जो हम देखते हैं ना गेहूं के सीजन में बोया जाता है, सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया था अनाज के रूप में। आगे है चालकोलिथिक युग किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। ताम्र पाषाण युग जहाँ पे तांबा और पत्थर दोनों के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, उसे ही ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। आगे यहाँ ताम्र पाषाणकालीन कुछ स्थलों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे स्थल है, राज्य है, और प्राप्त साक्ष्य कौन से हैं वहाँ के? इनाम गांव से। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। वहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढे, वहाँ पे गड्ढे बनाकर लोग रहते थे, उसके साक्ष्य इनाम गांव से प्राप्त हुए। इनाम गांव महाराष्ट्र में है। मुख्यतः ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां महाराष्ट्र में ही पनपी थी। दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। दैमाबाद से कलश समाधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आता है कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? दैमाबाद से। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कलश समाधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने के प्रमाण दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। नवदा टोली महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में का क्षेत्र है। नवदा टोली से जब इसका उत्खनन किया गया तो किसके द्वारा? HD सांकलिया के द्वारा किया गया। नवदा टोली
का उत्खनन HD सांकलिया के द्वारा किया गया। सांकालिया जिसे भी कहते हैं, इनके द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, तो उनपे जो काले चित्रित, उस पर कुछ कढ़ाई की जाने लगी। उसके सबसे प्रथम साक्ष्य नवदा टोली से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज HD सांकालिया के द्वारा की गई थी। आगे है नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है, एक ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। नेवासा से पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये पटसन वही जहाँ से पटसन का वर्तमान में भी बहुत अधिक उत्पादन होता है, वह नेवासा से प्राप्त हुआ है। पटसन के साक्ष्य लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रयोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्तनों पर डिजाइनिंग होने लगी। इससे पहले पत्थरों के बने होते थे, अब यहाँ पे जब भी मृदभांड बन रहे, मृदभांड क्या होते थे, पकी मिट्टी को पकाकर उसको कलर किया जाता है, लाल उसकी तली कर दी जाती है और काली उस पर डिजाइन बनाई जाती है। इसके साक्ष्य नेवासा से प्राप्त हुए। नेवासा महाराष्ट्र में है। ताम्रवती राजस्थान का ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ से काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। जैसे एक मान लीजिए मटका बना दिए, तो मटके में यहाँ पे इसको किसी भी रंग से रंग दिए, चाहे वो जिस रंग से रंग दिए, जैसे गेरुआ रंग बहुत प्रसिद्ध था, इसके ऊपर काली काली पट्टी बना देते थे। यह ताम्रवती से प्राप्त हुआ। ताम्रवती राजस्थान में है। यहाँ पे एक नोट है, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में सर जॉन लुब्बाक द्वारा किया गया था। नवपाषाण काल जब क्या हुआ था, अस्थाई खाद्यान्न फसल उत्पादित किया जाने लगा था, तो उसे हम नवपाषाण काल कह देते हैं। यह शब्द सबसे पहले प्रयोग सर जॉन लुब्बाक द्वारा 1865 में की गई थी। आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। सबसे पहले ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर्जन के समय में 1904 में स्थापित हुआ, तो याद रखिएगा ये। इसके प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। आगे है भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्योंकि जब भारत में पंजाब क्षेत्र के आसपास रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ कुछ साक्ष्य मिले जो अजीब थे, जो कि सिमिलर नहीं थे, जो वहाँ की वर्तमान की रहन सहन शैली थी उससे नहीं मेल खाते थे। तो वहाँ की ईंटों का तो बहुत अधिक खुदाई हो चुकी थी, तो जब वहाँ पे पटरी बिछाई जा रही थी तो बहुत सारे ईंट वहाँ से प्रयोग कर लिए गए थे। तो उन्होंने देखा यहाँ किसी संस्कृति के साक्ष्य हैं, तो सबसे पहले इसको कनिंघम ने देखा था, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे है भारत के किस आरंभिक पुरा पाषाण काल युग के शिलाश्रय, किसकी बात हो रही? आरंभिक पुरा पाषाण युग के शिलाश्रय। शिलाश्रय का अर्थ क्या हुआ? जो पत्थरों का एक बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था और वह आश्रय स्थल हुआ करता था, वहाँ लोग रहते थे, उसे शिलाश्रय कहते हैं। तो शिलाश्रय से सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं, वह भीमबेटका है। भीमबेटका से सबसे पहले शिलाश्रय के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि पूरा पाषाण युग का है। भीमबेटका महाराष्ट्र में है। जैसे ये पहाड़ी हो गई, तो पहाड़ी को काट काट कर उसके अंदर लोग रहते थे और वहाँ रहते थे। जब स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, तो हो सकता है उस समय बिताने के लिए या संस्कृतियों को और अधिक बढ़ाने के लिए चित्र उकेरने लगे। तो वही जो चित्र है आज वर्तमान में भी वहाँ पर उपस्थित है, वह प्राप्त हुआ है भीमबेटका से। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं
कुंभकारी। कुंभकारी किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को कुंभकारी कहते हैं। कुंभकारी के या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल से। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सबसे साक्ष्य नवपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। हम देखें पाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल तो एकदम अनभिज्ञ था। इसके बाद मध्य पाषाण काल में कुछ खोजें हुई। जब एक अस्थायी जीवन की बात होने लगी, पशुपालन होने लगा, तो खाद्यान्न की जब स्थायी रूप से खाद्यान्न उत्पादित होने लगा तो एक ही जगह खाद्यान्न मिलने लगा, तो लोग इधर उधर जाना छोड़ दिए। वही खाद्यान्न उत्पादित करते थे, तो एक अस्थायी जीवन नवपाषाण काल में शुरू हुआ। तो जब लोग एक ही जगह रहेंगे तो पूरे दिन थोड़े ना कहीं कोई रहेगा, तो जब एक ही जगह वो बैठे रहते थे तो कुछ चित्र उकेरा करते थे। अभी हमने देखा भीमबेटका से चित्र भी प्राप्त हुए हैं। तो नवपाषाण काल में बहुत सारी वहीं पे कलाओं का विकास होने लगा, क्योंकि जीवन स्थायी हो गया। इसीलिए मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ, क्योंकि एक स्थायी जब खाना पीना एक ही जगह मिलने लगा तो लोग एक ही जगह रहकर कार्य करने लगे। आगे है पेबल उपकरण। इंग्लिश में भी इसे पेबल टूल्स ही कहते हैं। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पूरा पाषाण काल से। ये फैक्ट याद रखिएगा। पेबल जैसे बहुत सारे थे, खुरचनी, ये सब पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हैं। उसी में से पेबल निम्न पूरा पाषाण काल का है। निम्न पूरा पाषाण काल का प्रथम टाइम पीरियड है, जो कि सबसे लंबा काल चला था। 26 लाख से लेके 50,000 तक, ईसा पूर्व तक। आगे है ताम्रवती। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। ताम्रवती या ताम्रवती को आहार संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, फैक्ट है। आगे है माइक्रोलिथिक औजार, जो बहुत सूक्ष्म होते थे। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से प्राप्त हुए हैं या किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथिक जैसे जब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, तो ये इन्हीं औजारों के या कुछ साक्ष्यों के आधार पर ही कि पहले मान लीजिए एक चाकू बनाते थे बहुत बड़ा, तो जैसे अगर ये पूरा पाषाण काल है तो यहाँ पे अगर कोई चाकू बनानी है तो ऐसे बनाते थे। मध्य पाषाण काल में उसी चाकू को कुछ ऐसे बनाते थे, और वही नव पाषाण काल में ऐसे बनाने लगे। तो कहीं ना कहीं अब फिनिशिंग आ गई। वही कार्य ये भी करते थे, वही कार्य, लेकिन एक ही वस्तु में तकनीकीगत परिवर्तन हुए। अब ये ज़्यादा अच्छे से कार्य करने लगा, जबकि उसी से खोदते थे तो अधिक समय लगता था, उससे कम। उसी में से इसे माइक्रोलिथिक कहते हैं, जो कि मध्य पाषाण कालीन स्थल थे। ये भी नुकीला ही था, लेकिन उतना फिनिश नहीं था। चमक नवपाषाण काल में है, लेकिन पतलापन यह माइक्रोलिथिक आ गया था मध्य पाषाण काल में। आगे है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? बेलन घाटी से प्राप्त निम्न पूरा पाषाण काल के औजार बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, बेलन घाटी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। आगे है मानव की आखेटक, जिसे इंग्लिश में हंटर कहते हैं, और खाद्य संग्राहक फूड गैदर की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? आखेटक अर्थात कहीं जाके शिकार करते थे और अपने भोजन का बंदोबस्त किया करते थे, उसे आखेटक कहते हैं। और वहाँ पे खाद्य का संग्रह किया करते थे, इधर उधर शिकार करते थे और खाद्य का संग्रह किया करते थे। तो यह समय पूरा पाषाण काल था। इसके बाद तो पशुपालन करने लगे, अस्थायी खाद्यान्न का उत्पादन करने लगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। तो एक जगह से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, उसे आखेटक कहते हैं, जहाँ से शिकार वो करते थे और खाद्य का संग्रह किया करते थे।
वह था पूरा पाषाण काल। आगे है, यहाँ पे कुछ नोट है। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में जो वर्तमान में भी मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता है, उसका भी सबसे पहले प्रमाण हमें प्राप्त होता है महाराष्ट्र से। वहाँ पे भी फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में मृतकों को दफनाया जाता था। आगे है, भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? जो सबसे प्राचीन है, महदहा और सराय नाहरराय सबसे प्राचीन मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, याद रखिएगा। महदहा और सराय नाहरराय दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। आगे है, आधुनिक मानव जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में। उच्च पुरा पाषाण काल, जैसे हम पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटे थे, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो उसी उच्च पुरा पाषाण काल में वर्तमान के मानव का प्रादुर्भाव हुआ था। जो मानव का वर्तमान स्वरूप है, हाँ वो चिकनाहट या बाल अधिक थे, अलग बात है, लेकिन जो आदि मानव था वह उच्च पुरा पाषाण काल में वर्तमान रूप में आया। आगे है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो कब से प्रयोग होने लगे? मध्य पुरा पाषाण काल से, क्योंकि क्वार्टजाइट के पत्थर बहुत ही कठोर हुआ करते थे। जैस्पर और चर्ट थोड़े इससे नरम होते थे और फिनिशिंग इनमें अच्छी होती थी। तो इसका प्रयोग मध्य पुरा पाषाण काल से होने लगा। और क्वार्टजाइट के पत्थरों का प्रयोग पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक हुआ था, जो कि बहुत कठोर हुआ करते थे, इसीलिए बहुत बड़े बड़े होते थे ये औजार। आगे है, अग्नि का उपयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ, क्योंकि मानव एक अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा, खाद्यान्न का अस्थायी रूप से उत्पादन करने लगा। तो उन्होंने देखा कि जब अग्नि का विकास हो गया तो एक ही जगह उन्हें भोजन प्राप्त होने लगा, उनका स्वास्थ्य ठीक रहने लगा, तो वे अस्थायी रूप से खाद्यान्न का उत्पादन करने लगे। तो यह काल नवपाषाण काल था। आगे देखते हैं, भारत में जीवाश्म, किसकी बात हो रही है? जीवाश्म की। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? फॉसिल्स, शिवालिक पहाड़ी से, कि वहां पे कुछ जीवाश्म प्राप्त हुए, अवशेष, वह शिवालिक पहाड़ियां हैं। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। आगे है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के सभी स्थलों के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। उसी में कपास के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे एक नोट है कि नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल HD सांकलिया ने इसकी खोज की थी। नौदा टोली वर्तमान के मध्य प्रदेश में है। इससे पहले हमने देखा ही नौदा टोली के बारे में। इसकी खोज HD सांकलिया के द्वारा किया गया था 1865 में। आगे है, यहाँ पे कुछ प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित उपकरण, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? जहाँ हड्डियों से उपकरण बनाए जाते थे वह सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हड्डी बची कुची होती थी उससे औजार बना दिया जाता था। खुरचनी, कुल्हाड़ी, ये सब हड्डियों से बना दिया जाता था। इसके सबसे पहले साक्ष्य सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं।
आगे है गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है। गौरिक मृदभांड मिट्टी के बने बर्तनों को मृदभांड कहा जाता था, जो मिट्टी पकाई जाती थी। जैसे वर्तमान का जो मटका वगैरह होता है ये तभी से हमें प्राप्त होते हैं। तो उसको गेरुआ रंग से रंग दिया जाता था, उसे ही गौरिक मृदभांड कहते हैं। पात्र का मतलब जो भी बर्तन, जैसे कटोरा हो गया और मटका हो गया, ये सब पात्र होते थे। पात्र का अर्थ होता है बर्तन। तो जो गेरुआ रंग से गौरिक मृदभांड पकी मिट्टी के बने बर्तन और पात्र बर्तन। तो ये जो गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। गौरिक मृदभांड के पात्र के साक्ष्य सबसे पहले हस्तिनापुर से प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखिएगा। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकांगेंडोर, हड़प्पा और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। जब भारतीय उपमहाद्वीप, भाई पाकिस्तान तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है ना, तो लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान के क्षेत्र में है। आगे है, यहाँ पे नौपाषाणी काले कुछ स्थल दिए गए हैं, वो किन राज्यों में हैं और उनके लिए क्या मुख्य है। जैसे बुर्ज होम वर्तमान के कश्मीर में है। इसमें से कब्रों में, बुर्ज होम से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कभी भी प्रश्न आए, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, इसके साक्ष्य सबसे पहले बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। और वो बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। बुर्ज होम से ही वहाँ पे ऐसे गड्ढे बनाकर लोग नीचे रहते थे, इसके भी साक्ष्य हमें इग्लू टाइप के बुर्ज होम से ही प्राप्त होते हैं। आगे है गुफकराल। गुफकराल भी कश्मीर में ही है। गुफकराल से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड्डी से निर्मित औजार प्राप्त होते हैं। धूसर मृदभांड का प्रयोग देखने को मिलता है। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है गुफकराल, जहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, हड्डी से निर्मित औजारों का साक्ष्य मिलता है, धूसर मृदभांडों का प्रयोग मिलता है। धूसर गेरुआ रंग, वही हल्का गेरुआ रंग जो होता था उसे धूसर कहते थे। मृदभांड पकी ईंटों के प्रमाण, सॉरी पकी बर्तनों के। सिलबट्टा वर्तमान का हम देखते हैं ना, सिलबट्टे से जो भी हमारे रूरल एरिया में भी अभी प्रयोग किया जाता है, सिलबट्टे तभी के साक्ष्य हैं, नवपाषाण काल के। और हड्डी से निर्मित सुई, सुई को हड्डी से निर्मित किया जाता था। ये सब गुफकराल से प्राप्त हुए। गुफकराल कश्मीर में है वर्तमान के। आगे है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, वह वर्तमान के पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्में प्राप्त होती हैं, जो कि खेती में प्रयोग की जाती थी। गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ 3 प्रकार की गेहूं की खेती होती थी, 2 प्रकार की जौ की खेती। इसके प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, जो कि पाकिस्तान में है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य में मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कच्ची ईंटों अर्थात पाषाण काल था तो उस समय घर कच्ची ईंटों के बनते थे, लेकिन आयताकार ऐसे घर बना था, घर में लंबाई होती थी, उसे ही आयताकार कहते थे। वो कच्ची ईंटों का बना होता था। आगे है महदहा, वेरी इंपॉर्टेंट स्थल, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। महदहा से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, गोलाकार घर बनाए जाते थे। और धान के अलावा जौ की खेती व पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। महदहा से क्या क्या मिले हैं, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, वहाँ पे धान के साक्ष्य मिले हैं, जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और वहाँ पशुओं को पालन करने के लिए पशु बाड़ा बनाया जाता था, उसके साक्ष्य मिले हैं। वह है महदहा से। महदहा वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है।
आगे है कोल डिहवा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। वेरी इंपॉर्टेंट स्थल कोल डिहवा। कोल डिहवा से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धान की खेती के प्रमाण कोल डिहवा से प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। धान की खेती का भारत ही नहीं विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कोल डिहवा से प्राप्त हुए हैं। कोल डिहवा वर्तमान के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। आगे है संगनकल्लू। ये वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल नहीं है, लेकिन फेमस नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में है संगनकल्लू। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। किसी की चीज को जलाया जाता था, इतना वहां जला दिया गया कि एक टीला बन गया। वो राख का जो टीला है उसके साक्ष्य हमें संगनकल्लू से प्राप्त होते हैं, जो कि बेल्लारी जिले में अवस्थित है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। आगे है पिकली हल। पिकली हल कर्नाटक में है, और पिकली हल से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहां पे कोई चीज जलाई जाती तो वहां ढेर लगा के जला दिया जाता था, तो वो ढेर आज भी वहां पे प्राप्त हुए साक्ष्य और निवास स्थल भी प्राप्त हुए हैं। आगे है चोपानी मांडो। ये कौन सा स्थल है? चोपानी मांडो, जो कि वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। चोपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे झोपड़ियां बनती थी अलग अलग, एकदम छोटी छोटी ढेर सारी झोपड़ियां एक ही जगह पे प्राप्त होती थी। उसे ही मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां बताई जाती थी कि झोपड़ियां ऐसे बनती थी। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चोपानी मांडो से। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जाने रहिएगा। आगे है क्योंकि एग्जाम है, इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको सभी चीज़ों के बारे में रखनी पड़ेगी। कुछ के बारे में आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा जो फेमस है, जो बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। आगे है सारू तारू, यह असम में है। यहाँ से यह गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो पुरानी कुल्हाड़ियाँ हैं उसके साक्ष्य हमें सारू तारू से प्राप्त होते हैं, जो कि सारू तारू असम में है। आगे है चिरांद, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है चिरांद, जो कि बिहार में है। यहाँ से चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि प्राय हिरणों की सींगों से निर्मित किए जाते थे। तो ये बिहार स्पेशल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन नौपाषाण काल का स्थल है तो इसलिए उस पर महत्वपूर्ण है। क्रम लगाने के लिए आ सकता है कौन कौन से स्थल नौपाषाण कालीन है। आगे है दाओ जली, असम में है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक है। इसके आगे के लेक्चर को हम आगे देखेंगे, लेकिन जो आज हमने टॉपिक पाषाण काल देखा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्योंकि प्राचीन काल है तो वो हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन हमें जानकारी के लिए तो पता ही होना चाहिए ना कि हमारा इतिहास शुरू कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, वर्तमान में हम जैसे हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि आज का मानव तकनीकी मानव है, लेकिन कहीं से तो उठा है तब वो ऐसे आया है। कि जैसे हम कुकर में खाना बनाते हैं, आसान तो हमें बहुत लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले लोगों ने किया होगा कार्य ना, तब आज का जीवन आसान है। उसी तरीके से खोज ये सब जानना इसीलिए आवश्यक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं। थैंक यू।